क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईपी की सीरीज में एक और वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज फिर से हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल टॉपिक को, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए के एग्जाम की, या फिर अगर आप एयरफोर्स नेवी या सीडीएस का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो फिजिक्स के जो कंसेप्ट है उनको अगर आप समझना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी हमने शायद 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। जो ग्रेविटेशन का जो लास्ट यानी जो रिसेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लो, क्योंकि उसमें हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड पढ़ा था और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड वो टॉपिक है, यानी उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भैया, फील्ड का मतलब तो खेत होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब, अब ग्रेविटेशनल का मतलब तुम्हें पता है यार, ये तो ग्रेविटी वाला फोर्स है, तो यानी ऐसा खेत जिसमें फोर्स लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास की वजह से लगता है, यानी कहीं अगर मास प्रेजेंट है तो फोर्स लग सकता है। तो हर ऑब्जेक्ट या हर मास के आसपास एक इमेजिनरी स्पेस होता है, एक इमेजिनरी एरिया होता है। अगर उस इमेजिनरी स्पेस या एरिया में कोई दूसरा मास आता है तो भैया उस दूसरे मास पे एक फोर्स लगता है। यानी अगर एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो मार्स नाम से एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, उसके पास जैसे ही मैं M2 मास को लेके आता हूँ तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और वहीं अगर मैं बोलूं तुम इस M2 मास को बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे रख दो तो शायद इस पे फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको इंफिनिटी से इस जगह पे लेके आए तो अब ये कहाँ पर आ चुका है, अब ये शायद इस मार्स के इलाके में आ चुका है, इसकी अपनी एक रेंज में आ चुका है, फील्ड में आ चुका है। तो इसी स्पेस को, स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी, जिसके अंदर क्या लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो अट्रैक्शन का। या कोई भी मास अगर दूसरे के पास जाए और उस पे फोर्स लगे तो इसका मतलब ये जो मास है ये दूसरे ऑब्जेक्ट के फील्ड में घुस चुका है, ये उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो एक इमेजिनरी फील्ड होता है भाई ग्रेविटेशनल फील्ड, जो हम अज्यूम करके चलते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मास होगा तो वो अपने आसपास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड जरूर बनाएगा, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है, हमेशा फोर्स लगाता है इस पे, ऑन अनदर मास। अगर कोई दूसरा मास आता है तो भैया इलेक्ट्रिक जो आपका सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पे फोर्स लगाता है। और आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड की कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, आप कहीं सोचो कि यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी पे फील्ड को जीरो मान के चलते हैं। अब इस फील्ड की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप शॉर्ट में इसको स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बार बार, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है यार। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसको बोल सकते हैं, कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, जस्ट सिंपल समझिए कि ये हमने एक मास मान लिया जिसने अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। अब फोर्स लगना है किसी दूसरे पे लगेगा, तो हमने एक दूसरा मास भी मान लिया छोटा m। तो ये बेचारा मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका नाम रख दिया टेस्ट मास। टेस्ट नाम क्यों रखा? क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए हमने यूज किया। अब जैसे ही टेस्ट मास रखा तो ये जो मेन जो हमारा मास था, ये इसको जो सोर्स पॉइंट जहां लिखा है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी और इस पे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल, मान लीजिए अगर वो फोर्स F लगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे 20 न्यूटन फोर्स लगा किस पे, इस 2 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे, यानी इसके 2 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन लगा, तो पर केजी पे कितना लगेगा, तो बोले सर 10 न्यूटन लगेगा, है ना जी। 10 न्यूटन पर केजी, यानी हर 1 किलोग्राम पे ऑन एन एवरेज 10 न्यूटन लग रहा है। इसी फैक्टर को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है जी, इसी को कहा जाता है ये चीज। इसको बेटा जी फोर्स पर यूनिट मास को, यहाँ पर जो F है ये है फोर्स जो कि इस टेस्ट मास पे लगा, और ये उसी का मास है, ये टेस्ट मास है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी आप ऐसे समझ सकते हैं पर केजी पे लगने वाला फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं बेटा जी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होती है जिस तरफ ग्रेविटी की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस तरफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन होती है। जनरली अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ तो आपको पता है हमेशा अपने सेंटर की ओर खींचते हैं, तो अर्थ के लिए हमेशा ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट खींच रहा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका फील्ड है यार, इसने दूसरे पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचेगा। कहा, अपने सेंटर की ओर। यूनिट की बात करें तो फोर्स बाय मास है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का है केजी, तो न्यूटन पर केजी इसका
जो है ऐसा यूनिट बन जाता है। आप अगर जरा ध्यान दें, आपको अगर शायद पता हो एक फॉर्मूला कि यार फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो यहाँ से अगर मैं F बाई m करता हूँ वो तो एक्सेलरेशन भी आता है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में फोर्स बाय मास को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के भी बराबर है, तो इसका जो यूनिट है वो एक्सेलरेशन वाला भी होता है, मीटर पर सेकंड वाला। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए मीटर का लेंथ का L1 और नीचे टाइम 2 बार है तो T2 लिख दें। ये ओवरऑल जो बना, देखो मास तो है ही नहीं, m 0 है, L1 है, T ऊपर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, तो इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला भी बन जाता है। अच्छा दूसरा देखें, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो बराबर होती है एक्सेलेरेशन के बराबर, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है। और अर्थ के लिए ये जो है वो एक्सेलेरेशन को छोटे जी से तो लिखते हैं। नॉर्मल किसी भी बॉडी के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा जी उसकी एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, ए की, और अर्थ के लिए अपन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए की बजाय जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई बराबर जी होता है। नेक्स्ट पॉइंट एस्केप स्पीड का। देखिए एस्केप स्पीड क्या है, अगर आपको कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सैटेलाइट है, कुछ भी है, अगर हम उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें उसको किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से या स्पीड से, या वेलोसिटी ना बोल के यहाँ पर स्पीड बोलना चाहूंगा क्योंकि डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की बजाय स्पीड वर्ड लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आपको बोला जाए यार किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी प्लेनेट के, जैसे अपन अर्थ की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूं अर्थ के फील्ड से बाहर निकालना है, तो यार कितनी उसको स्पीड से, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से उसको फेंका जाए कि वो यार वापस ना आ पाए, इसी चीज को कहा जाता है एस्केप स्पीड। नाम से आइडिया लग गया होगा, एस्केप वर्ड का मतलब होता है आजाद होना, एक ऐसी स्पीड, एक ऐसी वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को अगर अपन फेंकते हैं वो आजाद हो जाती है, किससे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो बेटा जी इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखो अपने डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। यहाँ पर जी आपको पता है कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट है, यानी जिस प्लेनेट से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, जैसे अगर आप अपना अर्थ से फेंक रहे हैं तो यहाँ पर m अर्थ का मास है, और r क्या है, ये रेडियस ऑफ प्लेनेट है, रेडियस ऑफ प्लेनेट जहां से हम ऑब्जेक्ट को आजाद करवाना चाहते हैं। इसी फॉर्मूले को एक और टर्म में लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में, वो है अंडर रूट टू जी आर। आपको पता है जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट का जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, और आर है उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ प्लेनेट आपको मैंने बता ही दिया। और बहुत अच्छे रिजल्ट अभी देखना, अगली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या इट इज इंडिपेंडेंट या डू नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप किसी प्लेनेट से, लेट अस सपोज अर्थ से आपको किसी चीज को फेंकना है ताकि वो बाहर वापस कभी ना आ पाए, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो यार तुम उसको जब फेंक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, तो ऑब्जेक्ट आपका चाहे 10 केजी है, चाहे 20 केजी है, चाहे 50 केजी है, चाहे 1000 केजी है, डज नॉट मैटर, आपकी ऑब्जेक्ट के मास पे, जिस चीज को अपन फेंक रहे हैं उसके मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। देखो डू नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूँ। डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा कि अगर आप अर्थ से किसी चीज को यार एस्केप करवाना चाहते हो, चाहे तुम इस तरफ फेंको, चाहे इस तरफ फेंको, चाहे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंको, चाहे इधर फेंको, डायरेक्शन तुम किसी में भी फेंक लो, नो मैटर। यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखो कहीं पर भी थीटा का कोई रोल ही नहीं है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है मास पे। किसका मास है यार, ये प्लेनेट का मास है। दूसरा रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा अगर आप मास की टर्म में नहीं लिख रहे तो आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस की इन पे डिपेंड करता है। और अगर जब हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे मैं अपन बात करें अर्थ के लिए, ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो अर्थ के लिए एस्केप स्पीड की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर अर्थ के सरफेस से बाहर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हो तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड बोलूंगा यार, वेलोसिटी ना बोल के, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, इतनी स्पीड होगी तभी वो एस्केप हो पाएगा। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों बना हुआ है, रीजन यही है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस या जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड इतनी नहीं है एस्केप जितनी, अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा होती तो शायद एटमॉस्फेयर भी ना होता। जैसे मून की बात करें, जैसे अगले पॉइंट में देख ही सकते हो, मून के लिए ये जो वैल्यू है बेटा जी, ये 2.354 किलोमीटर पर सेकंड होती है, काफी कम है। अब इतनी भी कम नहीं है यार आप आसानी से निकल पाओ आप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी फिर भी वहां पर जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था पहले मून पे, तो लेकिन उसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी इससे ज्यादा थी।
पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप स्पीड से ज्यादा होगी तो यार वो एस्केप कर जाएगा। तो इसलिए मून का एटमॉस्फेयर एस्केप कर गया और आज मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है वहां मेंटेन करना ड्यू टू एस्केप स्पीड। अब मार्स की बात करें तो मार्स के लिए 5.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो तुम निकाल सकते हो यार, फॉर्मूला देखो ये रहा, रूट ऑफ 2gm/r या फिर रूट ऑफ 2g। आपको बस उस प्लेनेट का मास, रेडियस से g पता होना चाहिए, आप उसकी एस्केप स्पीड निकाल सकते हो। एस्केप एनर्जी क्या है, देखो एस्केप स्पीड कैसे देते हो, तुम एनर्जी की फॉर्म में दोगे ना, तो उस एनर्जी की वैल्यू होती है g कैपिटल M स्मॉल m/r, यानी ये डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर g तो तुम्हें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर मास है प्लेनेट का जहां से फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यार इस पे अब डिपेंड करेगा, कौन डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी देनी है। यार सिंपल सी बात है, हल्की चीज को थोड़ा फेंकना आसान है, भारी चीज को फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है रेडियस ऑफ प्लेनेट। देखिए इसके बाद वाली लगातार जो वीडियोस होगी मैं आपको बता दूं शॉर्ट में दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा सा शॉर्ट में कर दो क्योंकि सिलेबस बहुत थोड़ा है, सिलेबस काफी है यानी और जो टाइम है बहुत थोड़ा ड्यूरेशन है। तो मैं आपको बता दूं यार मैंने ऑलरेडी इस पे क्लास +1 की यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वो करवा चुका हूँ। अगर आप चाहो तो यार वो वीडियोस देख लो, एकदम प्रॉपर विद मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आप अगर चेक करो तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स फॉर डिफेंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर क्या क्या करवा रखे मैं बता दूं आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा, जिसमें एरर की कंसेप्ट और डायमेंशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने काइनेमेटिक्स का सारा पोर्शन करवाया यार मैंने, मोशन इन प्लेन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब कुछ करवा चुका हूँ। अगर आप देखें तो आप वो वीडियो जरूर देख लो, ये आपके पास टाइम है। अगर बात करें इफ द एस्केप वेलोसिटी, अब देखो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल के बारे में यार क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की वो बराबर हो जाए किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो क्या होगा यार, लाइट भी उसमें से ना निकल पाएगी। अब लाइट की होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बोलता हूँ यार किसी की एस्केप स्पीड इतनी है कि उससे लाइट भी ना बच पाए, लाइट भी उसके अंदर क्या हो जाए, चली जाए यार, तब उसको अपन क्या बोल देंगे, ब्लैक होल बोल देंगे। अब ब्लैक क्यों बोला, क्योंकि यार व्हाइट को भी वो खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कलर ब्लैक तो होगा ही होगा। ठीक है, होल खड्डे की तरह ही तो है ये। एंड देखिए चंद्रशेखर लिमिट नाम से भी है एक, कि अगर किसी का मास सन के मास से 1.5 गुना ज्यादा हो जाए तो भी वो ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल के केस में देखो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला तो अभी भी पढ़ा हमने, √2gmr होता है, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इक्वेट कर दे, तो इस तरह से ये बन जाता है। और अगर आप चाहो तो ब्लैक होल की रेडियस भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से, चाहो तो, बाकी कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। और ब्लैक होल की मैं ग्रेविटी की बात करूं तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वेरी 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 हाई बोल दो, लार्ज बोल दो, है ना, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। चलिए जी अगला पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं, इसके लिए टाइम टू टाइम थ्योरीज आई गई। सबसे पहले एक थ्योरी आई जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि टोलेमी ने दी थी। उन्होंने बहुत पहले ये बताया था यार देखो कि जो जियो जियो मींस टू से अर्थ जो है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स इवन सन वो सब कुछ अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, यानी बीच में अर्थ को पोजीशन दी गई हमारे सिस्टम में। बाकी मून हो, मरकरी, वीनस, सन, जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, अर्थ सेंटर में है। तो ये थ्योरी आई, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा देर चल नहीं पाई, फेल होगी बहुत सारे रीजन से। तब जो है कोपरनिकस अपनी एक थ्योरी के साथ आई जिसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। हेलियो वर्ड कहीं भी आ जाए तो समझ लीजिएगा ये सन के लिए यूज किया गया है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सन को जो है वो सेंटर पे माना गया, कहा यार सन सेंटर पे है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ जो सब कुछ है वो सब के सब क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, और स्टार्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ये काफी कुछ बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, लेकिन ज्यादा ये भी नहीं सही से चल पाई। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आई केपलर, जॉन्स केपलर आई। उन्होंने केपलर्स ने अपने लॉ दिए जिनको लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड जो लॉज दिए थे, 3 मेन लॉज दिए थे, देख लेते हैं वन बाय वन उनको भी। फर्स्ट जो लॉ था जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों कहा, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, इसने पाथ के बारे में बताया। तो कहता है कि देखो हर एक प्लेनेट जो है ना, एवरी प्लेनेट वो अराउंड द सन घूमता है, चक्कर काटता है सन के, लेकिन किस पाथ में, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, यानी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है और ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है। अगर एलिप्स में घूम रहे हैं तो भैया सन कहाँ है, सन होता है बेटा जी किसी एक फोकस पे। देखो एलिप्स के दो दो फोकस होते हैं ना, तो सन किसी एक फोकस पे होगा। तो कुछ ऐसे समझे, ये सन किसी फोकस पे पड़ा हुआ है और जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इस तरह से एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात पता लगती है यार, देखो जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है एलिप्टिकल पाथ में, तो इक्वल डिस्टेंस तो नहीं रहता, सर्कल थोड़ी है ये तो सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है,
आपको पता होगा। तो एलिप्स में क्या होता है, सन का और किसी भी प्लेनेट का कोई डिस्टेंस फिक्स तो रहेगा नहीं, ये कभी इंक्रीज भी होगा कभी डिक्रीज भी होगा, कि जो है ये सेंटर पे बनी है, ये तो फोकस पे। तो जब कोई प्लेनेट सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को पेरीहेलिन कहा जाता है, और उस टाइम पे वो सबसे फास्ट भी होता है। चलो फास्ट वाला तो सेकंड पॉइंट से पता लग जाएगा, ये सबसे नजदीक वाली पॉइंट होती है। इवन प्लेनेट कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं जो सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसको एपीहेलिन कहा जाता है या एपीगी भी कहा जाता है। चलो, ये पहला जो लो था सिर्फ और सिर्फ याद रखिए ऑर्बिट के बारे में बताता है कि प्लैनेट्स का ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्स के शेप का है। दूसरे पॉइंट पे चले, सेकंड जो लो है उसको कहा जाता है लो ऑफ एरियल वेलोसिटी, बिकॉज ये जो लो है वो एरियल वेलोसिटी के बारे में बताता है। एरियल वेलोसिटी मींस टू से कितना एरिया पर सेकंड कवर हुआ, यानी एरिया कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। अब ये एरियल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है, देखो सेकंड लो कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की सन के अराउंड कांस्टेंट रहती है, यानी डीए बाई डी टी वो कांस्टेंट रहता है। अब डीए बाई डी टी क्या है, लेट अस सपोज ये सन है, कोई प्लेनेट यहाँ से यहाँ अगर वो 1 महीने में पहुंचता है, फिर हमने कोई और 2 ड्यूरेशन ली कि यहाँ से यहाँ भी उसको 1 महीना लगा, अगर यहाँ से यहाँ 1 महीना लगा, उतना ही टाइम यहाँ लगा, तो भाई साहब ये जो एरिया कवर है ना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये भी बराबर होगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करना, दैट इज एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, ये तो दूर है, ये जो एरिया है इस पर्टिकुलर केस में ये जो प्लेनेट काफी दूर है, तो इसका ये जो लीनियर डिस्टेंस कम है और ये नजदीक होने की वजह से ये लीनियर डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन दोनों तो बराबर है। तो यानी देखो इधर जो है ना वो डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पर डिस्टेंस है बेटा जी लार्ज। तो उसको भी कवर करने में, स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने में भी 1 महीना लगता है और लार्ज डिस्टेंस को कवर करने में भी 1 महीना लगता है। इसका मतलब यार यहाँ तो वो स्लो स्लो मूव करेगा प्लेनेट, और यहाँ पर प्लेनेट फास्ट मूव करेगा। इससे बहुत अच्छा कंक्लूजन आता है कि जब भी कोई प्लेनेट सन के नजदीक होता है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स व्हेन अवे फ्रॉम द सन, जब सन से वो दूर होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सन सबसे फास्ट कहाँ होता है, तो बेटा जी इस जगह पे होता है, बेरीगी पे, और सबसे ज्यादा स्लो कहाँ होता है, वो एपीजी पे होता है। ठीक है, यानी प्लेनेट जब सन के नजदीक आ रहा होता है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता है, वो फास्ट होता जाता है, फास्ट, और जैसे जैसे वो क्रॉस करके निकलता है वो स्लो, इस साइड में स्लो होता है, इस साइड में स्लो, फिर से फास्ट, फिर से स्लो, इस तरह से वो गोल गोल मतलब एलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है। बहुत एक अच्छा रिजल्ट है, आपने याद रखना है इस चीज को। थर्ड लो है जिसको लो ऑफ पीरियड्स कहा जाता है, बिकॉज ये टाइम के बारे में इंडिकेट करता है। आपको बता दूं कि देखो सन के अराउंड प्लैनेट घूमता है, तो यार उसको एक पूरा चक्कर करने में कुछ तो टाइम लगता होगा, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोल दिया, लेट अस सपोज वो टाइम पीरियड टी है। और देखिए सन से प्लैनेट का, मान लीजिए कोई प्लैनेट है, सन से इसका कोई डिस्टेंस फिक्स थोड़ी है, ये तो बदल रहा है बार बार, लेकिन एवरेज तो कुछ लिया जा सकता है ना। तो उस एवरेज को हम आर लेके चलते हैं, एवरेज डिस्टेंस को सन और प्लैनेट के आर लेके चलते हैं, इसको रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन होती है, ये जो साइड होती है ना, अगर इसको और इसको मिला दे, इस डिस्टेंस को बेटा जी कहा जाता है रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, पूरा थोड़ी, ये सेमी मेजर एक्सिस आधा है ना। तो ये सेकंड, ये जो थर्ड लोग कहते हैं कि देखो प्लेनेट जब सन के अराउंड घूमता है एलिप्टिकल पाथ में, तो उसको लगने वाला जो टाइम है ना, उसका जो स्क्वायर है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना प्लैनेट्स दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लगाएगा। अगर कोई प्लैनेट नजदीक है तो वो जल्दी जल्दी चक्कर काट देगा, अगर दूर है तो धीरे धीरे चक्कर काटेगा। यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये भी आया कि टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, आप सबके साथ ये इक्वेट कर सकते हो। हमारे सोलर सिस्टम की बात करें यार, प्लैनेट्स का आपको सीक्वेंस थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे सन जो है आपको पता है सेंटर पे है, यानी फोकस पे है भाई। उसके बाद प्लैनेट जो है सबसे पहले नंबर पे मरकरी आते हैं, जो सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी होंगे, इसका सैटेलाइट नहीं होता है अपना कोई। उसके बाद वीनस है दूसरे नंबर पे, देन हमारी अर्थ आ जाती है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, देन मार्स है जिसपे लाइफ की लगातार खोज चलती आ रही है, बहुत सारे स्पेस मिशन होते रहते हैं। देन सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ये टोटल आप देख सकते हैं कुल मिला के 8 प्लैनेट्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में काउंट करते हैं। उसके अलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है, जैसे आपको पता होगा प्लूटो वगैरह हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया। आप इस सीक्वेंस को चाहो तो याद भी कर सकते हैं, मिस्टर विकास इंग्लैंड में जाके जाके थक गए थे यार, सोए उठे नहाए, इस तरह से आप इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो, ये इनका सीक्वेंस है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ लेंगे आगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इसी से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है सैटेलाइट। भैया सैटेलाइट क्या होता है, किस चीज को सैटेलाइट कहा जाता है? देखिए ऐसी कोई भी बॉडी जो अपने से बड़ी चीज के चारों ओर लगातार घूमती है, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई भी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड मच लार्जर साइज बॉडी,
जो अपने से बहुत बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमती रहती है, उसी को सैटेलाइट कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप अपनी बीवी के गुलाम हैं, बीवी के जोरू के गुलाम हैं और आप उसके आगे पीछे 24 घंटे होते रहते हो, इट मीन यू आर सैटेलाइट ऑफ योर वाइफ। ठीक है जी, बट आप सब कवारे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। तो अर्थ जो है वो सैटेलाइट है सन का, क्योंकि सन के चारों ओर घूमती है। मून सैटेलाइट है अर्थ का। ढेरों सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, हम इंसानों ने भेज रखे हैं इस तरह से, आपने देखा होगा। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, इनकी कैटेगरीज भी हम डिवाइड कर ही लेते हैं। तो सैटेलाइट को मेन हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई एक नेचुरल सैटेलाइट की। अब नाम से आइडिया लगा सकते हो यार, ऐसी सैटेलाइट जो हमने नहीं बनाई, जो नेचुरली बनी है। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो हम इंसानों ने बनाई है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। बहुत काम है यार सैटेलाइट्स के भी। तो ये दो तरह के मेन होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स ये, और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट को आप मैन मेड या फिर मैन मेड ही बोलोगे, सिंथेटिक सैटेलाइट सिंथेटिक नहीं बोलोगे, इनको मैन मेड सैटेलाइट भी बोल दिया जाता है, आर्टिफिशियल को। सबके अपने अपने यूज है, देखें सबके बारे में। सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो यार नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट जो नेचुरली अकर करते हैं, हमने नहीं बनाई, पहले से बनी है। जैसे मून, मून किसका सैटेलाइट है? मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इवन नेचुरल में अर्थ भी तो है। सोलर सिस्टम में आपको पता होगा सन के चारों ओर घूमता है। मरकरी है, सबसे छोटा प्लेनेट है और सबसे अंदर वाला है, लेकिन इसका कोई मून नहीं है। देखो, नो मून, मून्स का मतलब यहाँ पर सैटेलाइट से है। एक कॉमन वर्ड होता है सैटेलाइट के लिए, मून्स कहा जाता है। तो मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, उसका कोई मून नहीं है। ऐसे ही वीनस का भी कोई मून नहीं है। हाँ, आपको पता होगा अर्थ का एक मून है, चंदा मामा सब बुलाते हैं, बच्चों बच्चों को पता है। मार्स की बात करें तो उसके दो मून्स हैं, दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डाइमोस। ठीक है, जुपिटर के 79 मून्स हैं, जिनका ऑर्बिट हमें पता है, मतलब इंसानों ने ढूंढ लिया है। सैटर्न की हाईएस्ट 82 मून्स मिले हैं, सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो कि नॉन ऑर्बिट्स के, और जिनमें हमने 53 के नेम्स दे रखे हैं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इनमें से 53 जो है ना सैटेलाइट्स, उनके नाम दे दिए हैं। यूरेनियस की बात करें, यूरेनियस के 27 होते हैं, नेपच्यून के 14 होते हैं। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उसके भी अपने 5 मून होते हैं। देखो कितनी दूर है अपने आसपास मून्स को लिए घूम रहे हैं वाले सारे के सारे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर होगा भाई। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, भैया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाँ जी सर, वही जो इंसानों ने बनाए हैं। क्यों बनाए यार? अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए हैं। जैसे स्पुतनिक 1 की बात करें तो रशिया ने सबसे पहला सैटेलाइट बनाया था 1957 के अंदर। आर्यभट्ट जो था इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था, 1975 के अंदर बनाया गया था। अब आर्टिफिशियल में भी कई कैटेगरी है, जैसे जियो स्टेशनरी, जिसको जियो सिंक्रोनस कहा जाता है। उसके अलावा पोलर सैटेलाइट्स, इंक्लाइंड सैटेलाइट्स, ऐसी कैटेगरीज हैं। सबको बताऊंगा यार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है जियो स्टेशनरी का। लेकिन सैटेलाइट, ये जियो स्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। मेन मेन याद रखना, जो चीज बताऊं वही, फालतू का कुछ नहीं। सैटेलाइट से रिलेटेड टर्म सबसे पहले देखो, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस कैपिटल आर है, और हम किसी सैटेलाइट को अर्थ से h हाइट पे किसी ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं। लेट अस सपोज, ये आप डॉटेड लाइन से देख रहे हो, एक ऑर्बिट है जिसके अंदर कोई सैटेलाइट v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर आपसे पूछूं r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और ऑर्बिट की हाइट h है, ऑर्बिट की हाइट सरफेस से, और ऑर्बिट का रेडियस क्या है, r प्लस h, बेटा जी इसको छोटे r से भी अपन लिख देते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे पहला कंसेप्ट, कि ऑर्बिट में सैटेलाइट को अगर घूमना है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ gm/r। आपको मैं अगर याद दिलवाऊं तो आपने जब एस्केप स्पीड पढ़ी थी उसमें भी यही फॉर्मूला था, बस यहाँ पर 2 फैक्टर हुआ करता था एस्केप स्पीड में, यहाँ 2 नहीं है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पर r जो है ये ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है, यानी कैपिटल R प्लस h, यही फर्क पड़ता है। देखो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर भी दिया कि एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पर बस √2 आएगा, यानी 41% ज्यादा होता है ऑर्बिटल से एस्केप स्पीड का किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए। डायरेक्ट याद रखना भाई साहब इसको। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो इसी वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो यार डिपेंड किस पे करता है, आप देख पा रहे हो ये रेडियस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। देखिए दूसरे फॉर्मूले से है ना, रेडियस ऑफ, ये हाइट के इनवर्सली डिपेंड करता है। देखो हाइट जितना ज्यादा होगा ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। ये डिपेंड करता है मास ऑफ किस पे, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। यानी एक बात इससे भी क्लियर होती है, ये है इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। आप सैटेलाइट चाहे 1 किलो का भेजो, चाहे 1000 किलो का भेजो, चाहे 10 ग्राम का भेजो, डज नॉट मैटर, ये डिपेंड करता है यार किस प्लेनेट के चारों ओर तुम उसको घुमाना चाह रहे हो।
दूसरा पॉइंट है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी आर स्क्वायर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ सिर्फ याद रखना कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के काफी नजदीक है, यानी अगर हम किसी सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ के नजदीक है बहुत ज्यादा, तो उसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स के आसपास होता है। ठीक है, बस यही चीज याद रखनी है, कोई फालतू की बातें नहीं करेंगे। अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो यार इसका फॉर्मूला भी इस तरह से याद कर सकते हो चाहो तो, बहुत रेयर चांस है तो बेटा इसको स्किप कर दो। एंगुलर मोमेंटम किसी भी सैटेलाइट का, उसका भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अदरवाइज नो मच इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा नहीं है यार आपके। फिर अपन देखो डायरेक्ट में जो मेन है उसी पे कर रहे हैं, फालतू की चीजों को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, अब आपको इसी चैनल पे मैं ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, बहुत सारे, हर टॉपिक के इतने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हद से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक सैटेलाइट अगर घूम रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो यार उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी एम एम बाय आर। जी तुम्हें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम कैपिटल जो है वो है अर्थ का मास, स्मॉल एम है उस प्लेनेट का मास जिसकी अपन बात कर रहे हैं जो घूम रहा है, और आर उसकी रेडियस का ऑर्बिट है, ऑर्बिट की रेडियस है भाई। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेटा जी बस इसी फॉर्मूले में हाफ लगा दो और माइनस को हटा दो, और टोटल एनर्जी दोनों का सम करके आता है, तो ये आपके पास कितना आता है, ये काइनेटिक के बराबर ही आता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाया था तो हमने उसमें बोहर के मॉडल की हेल्प से हमने एनर्जी निकाली थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में। तब भी कुछ ऐसा सा ही एक सीन क्लियर हुआ था, हमें पता लगा था कि चाहे आप ऑर्बिट के अंदर घूमने इलेक्ट्रॉन की बात करो, चाहे ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट की बात करो, दोनों ही केसेस में उनका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का डबल होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक का डबल होता है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रख सकते हो माइंड में। बाइंडिंग एनर्जी देखो, एक सैटेलाइट है वो कुछ टोटल नेगेटिव एनर्जी के साथ बाइंड है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है हमेशा, ध्यान रखना। नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट करता है सैटेलाइट तो बंधा हुआ है, वो ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। मैं फिर बता दूं, ऑर्बिट में घूमने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको लगातार घुमा रहा है, उसको ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को। लेकिन यार उसके अंदर अगर वो घूम रहा है तो एनर्जी तो है ना, घूमती हुई चीज के पास एनर्जी तो होगी। तो मिनिमम एनर्जी अगर मैं किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये सैटेलाइट ऑर्बिट से निकल के कहीं बहुत दूर चली जाए, तो यार मुझे इसको छुड़ाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर तो ये नेगेटिव एनर्जी के साइड बाइंड है, उतनी ही मुझे कुछ पॉजिटिव एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि ये फ्री हो जाए। उसी एनर्जी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और ये नेगेटिव होता है किसके, टोटल एनर्जी के, क्योंकि टोटल एनर्जी तो पहले से नेगेटिव है, एक माइनस और लगा दोगे उतनी ही एनर्जी आपके पास प्लस की आ जाएगी। तो ये भी कोई ज्यादा इतना मच इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको सर ज्यादा डीप में लेके चले। हाँ, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जियो स्टेशनरी पक्का क्वेश्चन अगली पेज से बनेगा, मैं आपको बता दूंगा किस पे बनेगा कैसा। देखो एक ऐसा सैटेलाइट जिसको जब हम अर्थ से देखते हैं हमेशा स्टेशनरी मिलता है हमें। स्टेशनरी मिलने का मतलब कि देखिए जैसे ये कोई सैटेलाइट है, आप अर्थ पे इस कंट्री पे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मौजूद है, तो आपकी सिर की जस्ट ऊपर है सैटेलाइट। अब आपको पता है अर्थ तो रोटेट करता है, अर्थ का वो चीज हिस्सा रोटेट करके यहाँ आ गया। अब सैटेलाइट भी वहीं नहीं रुकी, वो भी घूम के वहीं आ गया, अभी भी आपके वो सिर पे लगा है, देखो ऐसा लगता है कि हमारे सिर पे ही सैटेलाइट है। तो अर्थ से किसी पर्टिकुलर लोकेशन से देखने पे अगर सैटेलाइट स्टेशनरी लगे, वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। नाम से ही देख लो यार, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब जो मूव ना करे, अर्थ से देखने पे जो स्टेशनरी लगे वो जियो स्टेशनरी है। इसको जियो सिंक्रोनस भी कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस। क्यों कहा जाता है जियो सिंक्रोनस? बिकॉज क्योंकि इसका सिंक्रोनाइजेशन है अर्थ के साथ, अर्थ जिस स्पीड से घूमती है वो भी उसी स्पीड से घूमता है। काफी सारी और भी कंडीशन है यार, ये कंडीशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। पक्का क्वेश्चन दिख सकता है तुम्हें। मस्ट देखो सैटेलाइट की खास बात क्या होनी चाहिए जियो स्टेशनरी के लिए, उसको भी अर्थ के चारों ओर घूमना है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से जितने से अर्थ घूम रहा है, पहली बात। मूव इन इक्वेटोरियल प्लेन, वो अर्थ के इक्वेटोरियल वाले ऑर्बिट के अंदर घूमे, पोलर वाले में नहीं, इक्वेटर वाले ऑर्बिट में घूमे। हैव टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर, आपको पता है अर्थ भी तो अपने एक्सेस पे 24 घंटे में चक्कर काटती है, तो इनको भी 24 घंटे काटना पड़ेगा ना। तो ये भी एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है भैया। शुड बी एट हाइट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने के लिए हाइट कम से कम 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। तो सर ये कहाँ से निकाली? तो मैंने इसे जस्ट पहले एक टॉपिक करवाया था तुम्हें, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाइट वगैरह, उसी फॉर्मूले से ड्राइव किया है। अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट याद करो ना यार, 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए कम से कम। दूसरा, ये बिल्कुल अर्थ के जैसे मूव करे यार, जैसे अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही ये सैटेलाइट भी जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करे। ये सब कंडीशन फुलफिल होंगी तभी कोई सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। यूजेस क्या भाई इसके, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज है। और इवन मैं तुम्हें बता दूं कि मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से पूरी अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन को कवर किया जा सकता है, मतलब 3 जो सैटेलाइट है पूरी अर्थ पे कम्युनिकेशन को, सेटअप को बना सकती है।
अब आपको मैं बता दूं, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले व्हीकल को नाम दिया जाता है लॉन्चिंग व्हीकल। जनरली जियो स्टेशनरी को जो लॉन्च करता है उसको कहा जाता है जीएसएलवी। जीएसएलवी स्टैंड्स फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऐसे आपने नाम सुना होगा पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये व्हीकल्स होते हैं जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज वेटलेसनेस। देखो, वेटलेसनेस एक कंडीशन है जब जो वेट है वो जीरो हमें मिलता है। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि इफेक्टिव जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अगर हमें जीरो मिल जाए किसी केस में, और उसकी वजह से वेट भी जीरो आ जाएगा, इसी कंडीशन को वेटलेसनेस कहा जाता है। क्या क्या कंडीशन है याद रखिए। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब कोई चीज अंडर ग्रेविटी गिरती है ना जी, अंडर ग्रेविटी गिरती है अपने आप, तो भाई साहब वो वेटलेसनेस की कंडीशन है। उसका वेट आपसे पूछ लेना गिरती हुई चीज का, वो जीरो होता है। When a satellite revolve in its orbit around the earth, even revolving satellite भी weightless की condition में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। When bodies are at null point in outer space, अब null point क्या होते हैं देखिए, आउटर स्पेस में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर काफी सारे अदर प्लैनेट्स की ग्रेविटी नलीफाई कर जाती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक प्लैनेट ये है कोई P1 नाम से, एक प्लैनेट ये है P2, और बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर। अब मैंने आपको कहा देखो यार कि ये पहला प्लैनेट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर इधर खींचता है, दूसरा प्लैनेट इधर खींचता है, और अगर ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हो तो यार इस पॉइंट पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये जो पॉइंट है बेटा जी ये क्या कहलाएगा, ये आपका नल पॉइंट कहलाएगा। तो स्पेस में कुछ नल पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर ये कंडीशन मिल जाती है। अब सैटेलाइट वाला पर्टिकुलर देखते हैं, सैटेलाइट में कैसा सीन होता है। सैटेलाइट जो होती हैं जिन जो क्या करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सैटेलाइट विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओवन ग्रेविटी। देखो उसकी खुद की ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए, उसका खुद का कोई ज्यादा मास नहीं होना चाहिए, ओनली मूव करे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अपन अर्थ की ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की खुद की नहीं है। इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस बोल देते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, वन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिज मूवमेंट। आपको पता होगा यार सैटेलाइट में अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, खासकर वेट्स को। आपको पता वो सारे के सारे फ्रीली फ्लोट करते हैं बिकॉज वेटलेसनेस ही तो होती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीजों को पकड़ के जाना पड़ता है। कभी मूवीज में देखा होगा, सभी के सभी चीजें सैटेलाइट के अंदर फ्री फॉल की कंडीशन में होती है। So objects are at rest to each other. If a table is withdrawn from the object will remain there. मतलब आपको कहा जाए यार एक टेबल पे चीज पड़ी थी, आपने टेबल को नीचे से खिसका लिया तो ये ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यार ग्रेविटी तो है ही नहीं सैटेलाइट के अंदर। ये सारी कंडीशन सैटेलाइट्स की बता रहा हूँ। इफ अ ग्लास ऑफ वाटर इज स्टिल, मतलब एक पानी का गिलास भरा हुआ है और आप उसको सैटेलाइट के अंदर गिरा देते हो तो क्या होता है, लिक्विड उस कंटेनर का हवा में फ्लोट करने लग जाएगा, क्योंकि यार ग्रेविटी तो उसको खींचेगी नहीं, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल तो पास ही रहेंगे। इफ वन ट्राइज टू स्ट्राइक, कोई माचिस की तीली को जलाने की कोशिश करेगा तो हेड विल लाइट, मतलब ऊपर ऊपर से माचिस की तीली का जो हेड वाला पोर्शन होता है आपने देखा होगा जहां पर फास्फोरस वाला वो पार्ट लगा होता है, वो तो जल जाएगा, लेकिन पूरी स्टिक नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, मतलब जलती हुई नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का रोल ही नहीं है यहाँ पर। दिस इज बिकॉज इन दिस सिचुएशन कन्वेक्शन करंट विल नॉट बी सेट अप। कन्वेक्शन आपको पता है, किसी भी चीज को आपको पता होगा, हीट को ऊपर लेके जाते हैं, गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है, तो कन्वेक्शन करंट तो बनेगा नहीं, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रॉपर्ली कंबशन नहीं कर पाएगी, वो जल नहीं पाएगी, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जल के रुक जाएगा, बुझ जाएगी माचिस की तीली। इवन ट्राइज टू परफॉर्म अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया जाए, तो आपको पता है यहाँ पर इफेक्टिव जो ग्रेविटी है वो जी होती है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब जी यहाँ पर जीरो है क्योंकि देखो 2 पाई अंडर रूट एल, जी तो जीरो है, ठीक है, तो जीरो समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, टाइम पीरियड बेटा जी इन्फिनिटी हो जाता है, यानी वो सैटेलाइट घूमता, सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं करता। काफी अच्छा रिजल्ट है भाई, ये याद रखना। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द मास ऑफ सैटेलाइट इज नेग्लिजिबल। ये तभी होगा जब सैटेलाइट के मास को नेग्लेक्ट करके चले कि वो उसकी खुद की अपनी ग्रेविटी ना हो। देखो मून अर्थ का सैटेलाइट आपको पता है, लेकिन उसका वेट अच्छा खासा है यार, मून का मास अच्छा खासा है, तो मून के ऊपर भी आपको ग्रेविटी मिलती है, हाँ हालांकि अर्थ से कम मिलती है। अर्थ पे अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो मून पे आपको पता होगा इसका 1/6 पार्ट है, लेकिन है ना, जीरो थोड़ी है। ऐसा क्यों है, मून की ग्रेविटी है क्योंकि उसका कुछ मास है। अगर हम नॉर्मल सैटेलाइट की बात करें तो यार बहुत कम मास होता है, तो लगभग वेटलेसनेस जैसी ही कंडीशन होती है। कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स अगर आप चाहो तो उनको याद कर सकते हैं, जैसे रेफरेंस फ्रेम जो है ना वो अर्थ के साथ अगर अटैच करें तो अर्थ एक्चुअल में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बिकॉज अर्थ जो है एक्सेलरेट करती है। दूसरा, ग्रेविटी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। आपसे पूछा जाए अर्थ का एटमॉस्फेयर किसकी वजह से होल्ड है, वो ग्रेविटी की वजह से। अगर कहा जाए कि अर्थ जो है वर एट 1/4 प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, आज अर्थ का सन से कुछ डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 11 मीटर,
और अगर कहा जाए कि भैया जो डिस्टेंस है ना 1/4 हो जाए, 1/4 हो जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा बच जाए, तो क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ ईयर जो है ना वो 1/8 हो जाएगा प्रेजेंट के, मतलब जो अब जो टाइम लगता है उसका 1/8 हो जाएगा। 365 को 8 से भाग कर देना यार, 1 साल के दिन आ जाएंगे। इफ अ पैकेट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट के अंदर हर चीज जो मौजूद होती है वो फ्री फॉल की कंडीशन में सभी एक सैटेलाइट की तरह काम करेंगे। अगर आप उससे एक पैकेट गिरा देते हो अर्थ की तरफ, क्या वो अर्थ पे गिरेगा? नहीं यार, अर्थ पे थोड़ी गिरेगा। तो वो आपको पता है सैटेलाइट के साथ वो भी उसी तरह से ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, यानी वो बैग भी एक तरह का सैटेलाइट जैसा बिहेव करेगा, उसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं अराउंड अर्थ कैन नॉट यूज अ पेंडुलम क्लॉक, वे पेंडुलम क्लॉक यूज नहीं करते, ठीक है ना? तो वो स्प्रिंग क्लॉक यूज करते हैं, जो कि स्प्रिंग क्लॉक्स ऑसिलेशन पे बेस्ड होती हैं। आपको बता दूं इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया एनडीए के एग्जाम में, कौन सी क्लॉक यूज की जाती है? ऑसिलेशन वाली की जाती है, जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन करती है, जहां पर ग्रेविटी का रोल ना हो। तो द एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, जो स्पेस में जाते हैं, स्काई अपीयर ब्लैक, उनको स्काई ब्लैक दिखता है। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, पार्टिकल्स किसी से टकराएंगे ही नहीं, दैट्स व्हाई। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स बिकॉज द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। आपको पता है इस जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ये कितना होता है? -11 या 12? 6.1 नहीं, 6.67 × 10⁻12 11 भाई, 11 होता है ना। तो इतनी छोटी वैल्यू की वजह से, जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है ना, इसी की वजह से ये फोर्स बहुत वीक है। मैं बता चुका हूँ ये सारे पॉइंट्स। डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सेम होता है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आपको याद होगा आई और जी का फॉर्मूला सेम था, यूनिट बनाया था आपको याद होगा न्यूटन बाय केजी, या फिर इसको अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, बट अ मून डज नॉट, लेकिन मून पे वेटलेसनेस फील नहीं करते। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ यार ऑलरेडी सारा का सारा सीन। द प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज, आपको पता है हेवनली बॉडी जो सन के चारों ओर घूमती है, और जो सन है और जो 9 प्लैनेट्स है, अब तो यार 8 ही गिनो आप इसको, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, उससे सारा का सारा सोलर सिस्टम होता है। हालांकि सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें जैसे एस्टेरॉइड्स है, मेटेओराइट्स हैं, मेटियोर है, कॉमेट्स है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं और भी वो काउंट करते हैं। वो ज्योग्राफी में ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और अपन एक दिन यूनिवर्स का डिस्कस भी कर लेंगे किसी एक सिंगल वीडियो में। ऑल द अदर प्लेनेट एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी और प्लूटो को छोड़कर सारे के सारे सन के अराउंड लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा एलिप्टिकल में मूव करते हैं, लगभग सर्कुलर जैसे ही है ऑर्बिट सबका। अगर हम क्या करें, किसी प्लेनेट की रेडियस को x% डिक्रीज कर दें, मास को उतना ही रखें, ध्यान रखना ये फैक्टर याद रखना, मास कांस्टेंट है, रेडियस को x% डिक्रीज किया तो होगा क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2x टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। बहुत अच्छे, डायरेक्ट याद करो। हालांकि ये सारी चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर कहा जाए मास ऑफ प्लेनेट को हमने x% इंक्रीज किया, इस बार रेडियस को कांस्टेंट रखा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी x% इंक्रीज हो जाती है। अगर डेंसिटी प्लेनेट की x% हमने डिक्रीज की, तो रेडियस को कांस्टेंट रखें तो जो एक्सेलरेशन है वो भी x% डिक्रीज होती है। अगर रेडियस ऑफ द प्लेनेट को x% डिक्रीज करें, डेंसिटी को कांस्टेंट रखें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी x% डिक्रीज होती है। तो ये डायरेक्ट माइंड में बिठा सकते हो। फॉर द प्लेनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, कहते हैं सन के अराउंड कोई प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये सब टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसका कांस्टेंट रहता है। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का रेशियो 1 होता है क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं। इनर्शियल मास जो m है वो इनफाइनाइट होता है अगर बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, बिकॉज आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा होगा जो m है किसी ऑब्जेक्ट का मूविंग मास जो है वो m0 √1 - v²/c²। अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाएगी तो नीचे वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किसी शेल के अंदर 0 होता है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खोखला शेल है उसके अंदर 0 मान के चलते हैं, और लास्ट वाला आप उसको छोड़ सकते हो। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज ऑफ एस्केप स्पीड उसकी बहुत थोड़ी होती है, गैस के मॉलिक्यूल आसानी से एस्केप कर जाते हैं। सैटेलाइट्स आपको कहा जाए यार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पहला r1 में दूसरा r2 में, और उनकी ऑर्बिटल स्पीड v1/v2 हमेशा r2/r1 का रूट इस रेशियो में मिलती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। प्लैनेट्स डिस्क्राइब इक्वल एरिया अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपको पता है यार ये केप्लर का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ फेरियल वेलोसिटी। तो आज की वीडियो में बेटा जी इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस लगातार आपके एग्जाम तक आती रहेंगी, चिंता ना करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।